हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम पेडिग्री एनालिसिस यानी कि वंशावली विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें वंशावली विश्लेषण यानी कि पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या है कि मनुष्य अथवा किसी पालतू जंतु में किसी लक्षण विशेष की वंशागति को किसी वंश के इतिहास में एक परिवार वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री के रूप में जो अध्ययन करते हैं, हम उसे वंशावली विश्लेषण बोलते हैं। यानी कि मनुष्य के पूर्वजीय इतिहास तथा आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण का अध्ययन क्या कहलाता है? वंशावली विश्लेषण कहलाता है। यानी कि सीधी बात में हमें क्या समझना है कि एक मनुष्य की जो इतिहास की और आगे के लिए एक फैमिली ट्री के रूप में उसके इतिहास में किसी लक्षण की वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? वंशावली विश्लेषण कहलाता है। मानव आनुवंशिकी में वंशावली विश्लेषण एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है, जिसका उपयोग विशेष लक्षण की संचरण में यानी कि उसके इनहेरिटेंस में, वंशागति में अध्ययन में होता है। अपसामान्यता और किसी रोग का पता लगाने में इस वंशावली विश्लेषण का यूज होता है। वंशावली विश्लेषण में अनेक प्रतीक यूज किए जाते हैं। इसमें यूज होने वाले कुछ प्रमुख प्रतीक हैं कि नर को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो बॉक्स खाली होता है तो उसे सामान्य नर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर उसमें कलर्ड कर देते हैं अंदर तो वो रोगी नर होता है। यानी कि सिंपल सामान्य और कलर्ड जो होता है रोगी होता है। इसी प्रकार से मादा को गोल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, कलर्ड है तो वो जो होती है वो फीमेल रोगी जाती है। इसका मतलब होता है लिंग का कोई उल्लेख नहीं है, और इसका मतलब है 5 प्रभावीन संतति संतानें। एक मेल और एक फीमेल के बीच में एक सीधी लाइन लगाने का मतलब है उनके बीच में मैथुन रिप्रोडक्शन यानी कि मैटिंग या मैरिज होना। एक मेल और एक फीमेल के बीच में 2 डबल लाइंस का मतलब होता है रिश्तेदारों के बीच में मैथुन, यानी कि हम समरक्त मैथुन बोलते हैं, कॉन्सजीनियस मैरिजेस बोलते हैं, विशेष रूप से मैटरनल यानी कि मदर की तरफ के रिश्तेदारियों में। और एक मेल और फीमेल के बीच में ये रिप्रोडक्शन हो गया, और नीचे की तरफ जो होती है वो संतानें होती हैं, और बाएं से दाएं जन्म के अनुसार इसको हम लिखते हैं। अब हम पेडिग्री एनालिसिस यानी कि वंशावली विश्लेषण में पढ़े जाने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। वंशावली विश्लेषण में 2 प्रकार के रोग होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स। प्रभावी या डोमिनेंट ट्रेट कौन सा ट्रेट होता है या वो डिजीज होती है जिसकी एलील होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में रोग उत्पन्न करती है। अर्थात अगर कोई जीन कैपिटल ए है तो ये डोमिनेंट कंडीशन होती है, और अगर स्मॉल ए है तो ये रिसेसिव कंडीशन होती है। तो एक ऐसी रोग की जीन्स की एलील जो होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस कंडीशन ये हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों कंडीशन में रोग उत्पन्न करती है, तो वो क्या कहलाती है? प्रभावी यानी कि डोमिनेंट। और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में रोग उत्पन्न नहीं करती लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में रोग उत्पन्न करती है, तो ऐसी एलील, ऐसी जीन या ऐसे रोग क्या कहलाते हैं? अप्रभावी यानी कि रिसेसिव करती है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि रिसेसिव रोग वो रोग होते हैं जिनको रोग को उत्पन्न करने के लिए दोनों एलील्स चाहिए, होमोजाइगस कंडीशन चाहिए, दोनों क्रोमोसोम्स पर एक एक एलील जो होती है वो दोनों ही एलील्स एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक एलील डिफरेंट होती है दूसरी से, तो जो रोग होमोजाइगस कंडीशन में तो करते ही करते हैं, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में जिसमें एक ही जीन होती है, एक जैसी एलील होती है, दूसरी डिफरेंट होती है, तो माने ये डोमिनेंट है तो ये डिजीज उत्पन्न कर दे, तो ये रोग क्या कहलाते हैं? अप्रभावी कहलाते हैं। जब ये दोनों होंगे और ये क्या कहलाएगा? प्रभावी कहलाएगा। यानी कि जब प्रभावी एलील होगी तो वो एलील, एक एलील अगर अकेली है दूसरी रिसेसिव है तब भी डिजीज करेगी, जबकि रिसेसिव के लिए दोनों एक जैसी एलील ही चाहिए। अब प्रभावी भी 2 प्रकार के होंगे, ऑटोसोमल प्रभावी और लिंग सहलग्न प्रभावी।
यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक डोमिनेंट। और अप्रभावी भी दो प्रकार के होंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी कि ऑटोसोमल अप्रभावी और लिंक से अलग अप्रभावी। इसको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मनुष्य तथा अधिकांश जंतुओं में जो गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक ऑटोसोम्स और दूसरे सेक्स क्रोमोसोम्स। जिन क्रोमोसोम्स पर मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है, अर्थात वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ऐसे क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। बाकी अन्य कैरेक्टर्स के लिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। जैसे मनुष्य में 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX और XY। मेल में XY कंडीशन होती है, फीमेल में XX कंडीशन होती है। अब जो अगर किसी जीन की, किसी रोग की जो जीन्स या एलील्स है वो इन ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगी, ऑटोसोमल डिजीज। और अगर वही जीन किसी रोग की सेक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होती है तो वो क्या कहलाएगी, सेक्स लिंक्ड डिजीज। अब वो सेक्स लिंक्ड डिजीज भी दो प्रकार की होगी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसी प्रकार से ऑटोसोमल भी दो प्रकार की होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव में अगर ऑटोसोम की बात करें, ये 2 ऑटोसोम है अगर, तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी, यहाँ पर एक जीन है ए, यहाँ पर है स्मॉल ए या कैपिटल ए, तो इस कंडीशन में भी वो डिजीज उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती, कोई जीन माना कैपिटल ए, स्मॉल बी है माना, तो यहाँ पर भी जब स्मॉल बी होगी तभी डिजीज होगी। लेकिन अगर यहाँ पर स्मॉल बी हो जाए और यहाँ पर कैपिटल बी हो जाए, या यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी हो जाए और यहाँ पर कैपिटल बी हो जाए, तो अगर दोनों कंडीशन में डिजीज नहीं होगी, कब होगी, जब यहाँ पर भी बी हो और यहाँ पर भी बी हो, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगी और ये कंडीशन ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी। इसी प्रकार से सेक्स क्रोमोसोम में भी है कि अगर वो एक ही डिजीज कर रही है एलील तो वो डोमिनेंट है, और अगर वो दोनों ही कर पा रही है, दोनों पेरेंट्स से आने के बाद कर रही है, तो वो क्या होगी, रिसेसिव होगी। हम पेडिग्री को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो पेडिग्री में डिजीज होती है उसे पहचानने के लिए हम कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे। इस ट्रिक से हमें ये पता चलता है कि कौन सा रोग ऑटोसोमल है, कौन सा सेक्स लिंक्ड है, कौन सा रोग प्रभावी है और कौन सा रोग अप्रभावी है, और एक हम अंदाजा लगाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो रोग जो है पीढ़ियों में स्किप कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है नहीं है, पीढ़ी में स्किपिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो अगर वो स्किपिंग नहीं हो रही है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, यानी कि प्रभावी ट्रेट है, और स्किपिंग हो रही है तो वो रिसेसिव ट्रेट होता है सामान्यतः। स्किपिंग का मतलब क्या है कि अगर ये एक पिता और एक माता है और ये इनकी संतान, अगर ये कोई पेडिग्री है और इसमें माना डिजीज है, इसमें यहाँ पर माना डिजीज है, इस वाले में माना यहाँ डिजीज है और इसमें माना यहाँ डिजीज है, तो ये पहली जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है और ये फोर्थ जनरेशन है। तो इस वाले एग्जाम्पल में इस वाली जनरेशन में भी रोग है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसके में भी है। इसका मतलब इसमें स्किपिंग नहीं हो रही। स्किपिंग होने का मतलब क्या है कि हर पीढ़ी में कोई ना कोई जो सदस्य है वो प्रभावित होता है। तो अगर जितनी भी जनरेशन है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी जनरेशन दे रखी है, उन सभी जनरेशन्स में, उन सभी पीढ़ियों में अगर रोगी पाए जाते हैं तो स्किपिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर ये ऐसे होता कि इस वाले में यहाँ पर डिजीज नहीं होती और यहाँ पर ये ऐसे होता, तो इस वाली जनरेशन में है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें डिजीज नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर स्किपिंग हो रही है। पहले वाले एग्जाम्पल में जो हमने पढ़ा स्किपिंग नहीं हो रही है। तो अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं है तो वो सामान्यतः डोमिनेंट यानी कि प्रभावी ट्रेट होगा, और अगर स्किपिंग हो रही है तो सामान्यतः रिसेसिव यानी कि अप्रभावी ट्रेट होगा। इसके अलावा जब दोनों जनक स्वस्थ हो और बच्चों में रोग हो तो ये सामान्यतः एक रिसेसिव ट्रेट है। अगर दोनों जनकों में डिजीज
नहीं है, यानी कि वो स्वस्थ है और बच्चे में डिजीज है, तो वो एक रिसेसिव ट्रेट हो सकता है। इसी प्रकार से अप्रभावित जनक यानी कि जिसमें डिजीज नहीं है, वो कभी भी प्रभावी लक्षण को संचरित नहीं करते, अपने संतानों में ट्रांसफर नहीं करते। जब एक या दोनों जनक रोगी होते हैं तब सामान्यतः प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट ट्रेट होता है। अब जब पिता से रोग लड़के में संचरित हो या माता तथा पिता दोनों में रोग हो, तो वो सामान्यतः एक ऑटोसोमल रोग होता है या डिजीज होती है। अब 4 प्रकार के डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव, लिंग सहलग्न रिसेसिव, ऑटोसोमल प्रभावी और लिंग सहलग्न प्रभावी। इनके लिए हमें थोड़ी थोड़ी बात याद रखनी है कि ऑटोसोमल रिसेसिव में अप्रभावित जनक से प्रभावित संतान होती है, क्योंकि जनक वाहक होते हैं यहाँ पर। तो पहला जो क्लू है हमारा वो है कि अप्रभावित जनक से अगर प्रभावित संतान बन रही है तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। दूसरा, नर और मादा समान रूप से प्रभावित होंगे, यानी कि मेल और फीमेल्स में रोग बराबर मात्रा में होगा, यानी कि मेल ज्यादा प्रभावित होंगे। लिंग सहलग्न रिसेसिव में नर ज्यादा प्रभावित होंगे। प्रभावित माता की सभी लड़के हैं वो प्रभावित होंगे, और जब दोनों जनक प्रभावित होते हैं तो लड़कियां भी प्रभावित होती हैं। और ऑटोसोमल प्रभावी में प्रभावित जनक से संतानें प्रभावित होती हैं। इससे उल्टा है ये ऑटोसोमल रिसेसिव से, कि इसमें क्या था कि अप्रभावित जनक से प्रभावित संतान होती है, तो यहां पर उल्टा होगा कि प्रभावित जनक से अप्रभावित संतानें होंगी। यहां पर नर और मादा समान रूप से प्रभावित होंगे और प्रभावित संतान का कम से कम एक जनक या तो मदर या फादर वो प्रभावित होना चाहिए। लिंग सहलग्न प्रभावी में नर में अधिक सामान्य होता है ये। प्रभावित पिता की सभी लड़कियां प्रभावित होंगी, क्योंकि पिता से लड़कियों में एक्स क्रोमोसोम जाता है और ये डिजीज जो होती है नॉर्मली एक्स क्रोमोसोम पर रिप्रेजेंट होती है, इसलिए अगर पिता प्रभावित है तो उसकी लड़कियां निश्चित रूप से प्रभावित होंगी। तीसरा, रोग कभी भी पिता से लड़के में नहीं जाता, क्योंकि लड़के में जो लड़का बनता है एक्स और वाई क्रोमोसोम वाला, उसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो तो मदर से आता है और वाई क्रोमोसोम जो होता है वो फादर से आता है। तो एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है तो फादर से वाई आता है, इसलिए कभी भी रोग जो होता है पिता से लड़के में नहीं जाता। और क्रिस क्रॉस वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस होता है। क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है कि फादर से डॉटर में संतान जो डॉटर होगी उसमें जाएगी डिजीज, और डॉटर से ग्रैंड सन में जाएगी, या मदर से सन में लड़के में जाएगी, लड़के से ग्रैंड डॉटर में जाएगी, यानी कि अपोजिट सेक्स से डिजीज जाएगी। मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में, फीमेल से मेल में, मेल से फीमेल में। तो इसे हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये क्लूज से हम यूज करके पेडिग्री को पहचानते हैं कि सबसे पहले ऑटोसोमल रिसेसिव में अप्रभावित जनक की प्रभावित संतान होगी, क्योंकि जनक वाहक होते हैं। नर तथा मादा समान रूप से प्रभावित होते हैं। लिंग सहलग्न रिसेसिव में नर ज्यादा प्रभावित होंगे और प्रभावित माता के सभी लड़के प्रभावित होंगे। जब दोनों जनक प्रभावित होंगे तभी लड़कियां प्रभावित होंगी। तीसरा, प्रभावित जनक के अप्रभावित संतानें होंगी। ऑटोसोमल प्रभावी में नर तथा मादा समान रूप से प्रभावित होंगे। प्रभावित संतान का कम से कम एक जनक या तो मदर या फादर प्रभावित होंगे। लिंग सहलग्न प्रभावी में नर अधिक सामान्यतः पाई जाती नरों में, यानी कि नर ज्यादा प्रभावित होंगे। प्रभावित पिता की सभी लड़कियां प्रभावित होंगी, क्योंकि लड़की में फादर से एक्स क्रोमोसोम जाता है, लड़के में वाई क्रोमोसोम जाता है। रोग कभी भी पिता से लड़के में नहीं जाता, क्योंकि लड़के में वाई क्रोमोसोम जाता फादर से, और क्रिस क्रॉस वंशागति यानी कि अपोजिट सेक्स से डिजीज ट्रांसफर होगी। अब हम अपने क्लूज का यूज करते हुए पेडिग्री को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि वो पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। सबसे पहले इसमें हमें ये पता होना चाहिए ये डिजीज्ड मेल है, ये डिजीज्ड फीमेल है, ये सामान्य नर है, ये सामान्य मादा है। अब सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। इसके लिए हम स्किपिंग देखते हैं कि यहाँ पर स्किपिंग हो रही है नहीं है। तो इस वाले केस में आपको स्किपिंग दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये सामान्यतः रिसेसिव यानी कि अप्रभावी ट्रेट हो सकता है। लेकिन अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसके लिए हम पहले ऑटोसोमल रिसेसिव की कंडीशन देखते हैं कि ऑटोसोमल रिसेसिव की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि अनअफेक्टेड पेरेंट की संतान अफेक्टेड हो सकती है, यानी कि जो अप्रभावित जनक है, जो रोगी नहीं है,
उसकी संतान रोगी हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों अनअफेक्टेड है, इसकी संतान रोगी है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। अब मेल्स और फीमेल इक्वली इफेक्टेड है, लेकिन इसमें वो कंडीशन दिखाई दे रही है कि इसमें एक ही मेल दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये ऑटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है वो ये दे रहा है कि रिसेसिव का क्लू तो ये दे रहा है कि जनरेशन में स्किपिंग हो रही है, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव क्लू है अनअफेक्टेड पेरेंट की संतानें अफेक्टेड है, यानी कि जो अप्रभावित जनक है उसकी संतानें प्रभावित है, इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। दूसरा है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, यानी कि लिंग सहलग्न अप्रभावी लिंग। अब इसमें स्किपिंग नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब ये डोमिनेंट हो सकता है, लेकिन हम रिसेसिव के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो स्किपिंग हो रही है तो वो रिसेसिव नहीं हो सकता। तो लिंग सहलग्न यानी कि सेक्स लिंक्ड जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसकी सबसे पहली शर्त क्या है कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड। 1 2 3 4 5, इसमें 5 मेल्स अफेक्टेड है और 1 और 2 लड़कियां इफेक्टेड है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो। अब दूसरी शर्त जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव की क्या है, ऑल द सन्स ऑफ ए अफेक्टेड मदर्स आर अफेक्टेड, यानी कि एक संक्रमित माता के यानी कि डिजीज्ड माता के सभी संतान जो सन यानी कि लड़के संक्रमित होने चाहिए। अब यहां पर देखो कि यहां पर ये माता संक्रमित है, यहां पर माता संक्रमित है, इसका एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, दोनों संक्रमित है, पहली दूसरी बात भी तय हो गई। इस माता के ये 2 लड़के हैं, ये भी संक्रमित हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी शर्त भी हमारी तय हो गई। अब तीसरी है फीमेल्स आर अफेक्टेड ओनली व्हेन बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, यानी कि लड़की तभी प्रभावित हो सकती है जब वो दोनों ही पेरेंट्स उसके डिजीज्ड हो। अब यहां पर कोई लड़की दिखाई दे रही है नहीं, देखिए हम देखेंगे यहां पर लड़का, यहां पर लड़का, यहां पर लड़का, यहां पर, तो ये तीसरी वाली शर्त इसमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 2 ही लड़कियां हैं, दोनों ही केवल पेरेंट्स के रूप में है, इसका मतलब संतान नहीं दिखाई दे रही। तो उसमें 2 शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं, कौन कौन सी, कि एक डिजीज्ड माता के सारे लड़के क्या होते हैं, डिजीज्ड होते हैं, और दूसरा कि मेल्स ज्यादा प्रभावित है, इसलिए ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव यानी कि लिंग सहलग्न अप्रभावी का एग्जांपल है। तीसरा है ऑटोसोमल प्रभावी। अब ऑटोसोमल प्रभावी है तो इसके लिए अब हम ये देखेंगे कि स्किपिंग हो रही है नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसका मतलब स्किपिंग नहीं है, ये डोमिनेंट हो सकता है। लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट की शर्त क्या है, अफेक्टेड पेरेंट्स की जो संतान है वो अनअफेक्टेड हो सकती है। दिखाई दे रही है, मैं कहा ये वाला हिस्सा, ये अफेक्टेड संतान है, सॉरी जनक है यानी कि माता पिता है, और उसकी ये अनअफेक्टेड लड़की है। यानी कि जो दूसरी शर्त है कि ये स्किपिंग तो हमने देख ली, लेकिन हमने इसे कंफर्म करने के लिए कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल प्रभावी है, तो हमारे उसकी शर्त क्या है कि जो अफेक्टेड पेरेंट्स हैं यानी कि जो संक्रमित माता पिता है, डिजीज है, उनसे असंक्रमित यानी कि अनडिजीज्ड संतान हो सकती है। तो यहाँ पर अनडिजीज संतान है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गई। अब लास्ट बची लिंग सहलग्न प्रभावी यानी कि सेक्स लिंक डोमिनेंट। तो सेक्स लिंक डोमिनेंट के लिए देखा हमने, इसमें तीनों जनरेशन में है, इसका मतलब स्किपिंग नहीं, डोमिनेंट हो सकती है। लेकिन अब ये सेक्स लिंक्ड है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में मोर जो होते हैं वो मेल होते हैं, लेकिन इसमें 1 2 और फीमेल भी और मेल भी दोनों है इसमें, तो वो हमारी शर्त पूरी नहीं हुई। तो अफेक्टेड फादर्स की सभी जो डॉटर्स होती है वो अफेक्टेड होती है, कि यहाँ पर जो अफेक्टेड फादर है, ये फादर है इसका, तो इसकी दोनों ही लड़कियां अफेक्टेड है। दूसरी शर्त हमारी पूरी हो गई कि जो अफेक्टेड फादर है उसकी दोनों जो लड़कियां हैं, जितनी भी लड़कियां होंगी वो अफेक्टेड होती है, इसमें दोनों लड़कियां अफेक्टेड है, फादर जो है वो अफेक्टेड है। तीसरी, डिजीज कभी भी फादर से सन में नहीं आती, यहां पर फादर डिजीज है लेकिन सन में डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये तीसरी शर्त भी हमारी पूरी हो गई। और चौथी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देख लेते हैं, 2 तो ही गई, मतलब इसका मतलब कंफर्म सा हो गया। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है, लड़की से लड़के में, लड़के से लड़की में, और तो ये नॉर्मली हो जाती है इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी 2 शर्तें पूरी हुई। तो एक्स लिंक डोमिनेंट है कि ये अफेक्टेड फादर की, सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है अफेक्टेड फादर की सभी लड़कियां जो है वो अफेक्टेड है, और डिजीज यहाँ दोनों में कभी, दोनों ही एग्जाम्पल में ऊपर भी नीचे भी फादर से सन में नहीं आ रही। बच्चों आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे।
हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।